आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो संस्कृत साहित्य का तृतीय प्रश्न पत्र है, इसके अंदर गद्य पद्य चंपू जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो गद्य के अंतर्गत देखिए, अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा है शिवराज विजय। शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित है। ठीक है, इस उपन्यास का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में हम एक बार सामान्य चर्चा कर लेते हैं। तो शिवराज विजय सामान्य परिचय आज का जो हमारा कक्षा है इसी पर आधारित है। तो देखिए आप कि संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। अपने सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट एवं धार्मिकता तथा प्राचीनता के कारण ही इसे देववाणी, सुरभारती आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। संसार का प्रथम ज्ञान निधि ग्रंथ रत्न ऋग्वेद इसी सुरभारती में निबद्ध हुआ है और तद अनुयायी समस्त वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य भी, जो कि भारतीय लोक अभ्युदय एवं परम श्रेयस का साधक है, इसी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत भाषा की उपयोगिता, प्राचीनता एवं महत्ता स्पष्ट है। आर्य परिवार के भारतीय वर्ग की यह सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। इसी से आज की आधुनिक भाषाओं का विकास भी हुआ है। ठीक है ना। तो जो देववाणी संस्कृत है, ये विश्व की प्राचीनतम, सर्वोत्कृष्ट एवं जीवंत भाषा है। जो हमारा संस्कृत साहित्य है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है ना। और लौकिक साहित्य के भी दो भेद हैं, दृश्य और श्रव्य के दृष्टि से। ठीक है। फिर हम देखते हैं दृश्य काव्य के दो भेद, रूपक और उपरूपक। और फिर श्रव्य काव्य के तीन भेद, गद्य पद्य एवं चंपू काव्य। ठीक है ना। और जो हमारा गद्य पद्य और चंपू, तो जो हमारा गद्य काव्य है, तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वृत्ति गंधोज्जितम गद्यम, छंदो विहीन रचना गद्य काव्य कहलाती है। ठीक है। परंतु पद्य काव्य के समान ही गद्य काव्य में भी रस परिपाक एवं अलंकारों आदि का स्वाभाविक प्रयोग होता है। पुनश्च गद्य काव्य के चार भेद भी होते हैं, यथा कथा, आख्यायिका, लघुकथा और उपन्यास। ठीक है ना। जो हमारा उपन्यास है, तो उपन्यास के बारे में देखिए कि जो उपन्यास है, अर्वाचीन संस्कृत गद्य में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। उपन्यास जो है कि उप है, लघुन्यास है, स्थापित है उपन्यास, अर्थात मानव के लघु जीवन का चित्रण स्थापित करना ही उपन्यास है। तो वस्तुतः उपन्यास जो है सर्वथा नवीन काव्य रीति है। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक संस्कृत उपन्यास की रचना की है। वस्तुतः हम देखते हैं शिवराज विजय संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके जो रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है। उनका हम जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए,
पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन अन्य साहित्यकारों के समान अंधकार के गर्त में नहीं है, अपितु हमें पर्याप्त मात्रा में उनकी रचना बिहार बिहारी में प्राप्त होता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म संवत 1915 में राजस्थान में जयपुर नगर में हुआ था। आपके पितामह पंडित राजाराम कुछ समय पूर्व ही अपने पैतृक निवास स्थान राजस्थान को छोड़कर काशी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे। आपके पिता पंडित दुर्गा दत्त काशी के मान्य विद्वानों में एक थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपकी शिक्षा प्रारंभ की गई। तेज बुद्धि एवं प्रतिभाशाली बालक ने कुछ समय में ही शिक्षा पर अपना अधिकार कर लिया। 10 वर्ष की अवस्था में ही आप श्लोक, कवित्व, सवैया की रचना करने लगे थे। 13 वर्ष की अल्पायु में ही बाल विवाह प्रथा के कारण आपका विवाह संस्कार संपन्न हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति विपन्न होने के कारण एवं असमय में ही माता पिता तथा छोटे भाई से, जिनका नाम पंडित गौरी शंकर था, विमुक्त हो जाने के कारण पंडित जी का हृदय शोक सागर में डूब गया। 1932 में पंडित जी ने हिंदी तथा संस्कृत में लेख लिखना प्रारंभ किया, जो कि काशी की प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित होने लगे थे। ठीक है। संवत 1937 में पंडित जी ने संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज से साहित्य आचार्य की उपाधि प्राप्त की और संवत 1940 में आप संस्कृत विद्यालय में आचार्य पद पर कार्यरत हो गए तथा संवत 1943 में मुजफ्फरपुर के संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हो गए और संवत 1944 में छपरा चले गए, जहां अंतिम समय संवत 1975 तक रहे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन काल में लगभग 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें शिवराज विजय प्रसिद्धि प्राप्त ग्रंथ है। ठीक है ना। जो पंडित व्यास जी हैं, इनमें 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत क्षमता थी। अतः इन्हें शतावधान तथा घटिका शतम की उपाधि भी प्रदान की गई थी। वैसे तो हम देखते हैं पंडित व्यास ने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें शिवराज विजय एवं बिहारी विहार, जो हिंदी काव्य है, अधिक प्रसिद्ध है। वस्तुतः शिवराज विजय की विरचना कर पंडित व्यास अजर अमर हो गए और यह उनकी कालातीत कृति है। शिवराज विजय, तो देखते हैं शिवराज विजय के बारे में कि शिवराज विजय जो है, व्यास जी कृत शिवराज विजय उनकी सभी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो उनकी सभी रचनाएं उत्कृष्ट हैं, किंतु शिवराज विजय अपने आप में अपूर्व है। इसकी कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध कथानक होते हुए भी इसकी साहित्यिकता किस विद्वान के मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेती, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देती है। जो ये शिवराज विजय है, इस ग्रंथ में महाराष्ट्र केसरी हिंदू साम्राज्य संस्थापक वीर शिवाजी की विजय गाथाओं का वर्णन है। अतः इसका मुख्य रस वीर रस है तथा अन्य नवरस अंग रूप में चित्रित हुए हैं। इनमें श्रृंगार रस सात्विक रूप से लिया गया है। ऐतिहासिक देशभक्ति का प्रदर्शन ही इस ग्रंथ की विशिष्टता है। इस ग्रंथ के जो नायक हैं वीर शिवाजी हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रंथ, जो ये ग्रंथ है शिवराज विजय,
इसकी जो शैली है वो इस प्रकार की है कि पाठक का मन बलात् उस ओर खिंच आता है तथा कथा पर्यंत जाए बिना ठहरता ही नहीं। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रस्तुत ग्रंथ की कथा यथार्थ एवं आदर्श तथा कल्पना तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सभी पात्र अपने अपने पात्रत्व निर्वाह में पूरी तरह खरे उतरते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो वीर शिवा, गौर सिंह, अफजल खान, शाइस्ता खान, यशवंत सिंह, रघुवीर सिंह, ब्रह्मचारी, गुरु आदि। इसमें उदात्त वर्णन कहीं भी अतिशयोक्ति अथवा न्यूनता आदि की दृष्टि से विरसता को उत्पन्न नहीं करते। पंडित जी की भाषा एवं शैली की विशिष्टता से इस ग्रंथ को एक अनूठापन मिल गया है। जो व्यास जी हैं, पंडित अंबिकादत्त व्यास जी, इनकी शैली प्राय तीन प्रकार की है, जो दीर्घ समास, लघु समास तथा असमान रूप में दिखाई देती है। रीतियों के विषय में आपने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं शिवराज विजय भाषा शैली, प्राकृतिक सौंदर्य, अलंकार योजना, रसानुभूति आदि की दृष्टि से पंडित अंबिकादत्त व्यास की उत्कृष्ट रचना है। ठीक है ना। तो अब हम जो शिवराज विजय है जिसका कि हमें अध्ययन करना है, इसकी हम कथा वस्तु देख लेते हैं। तो देखिए, पंडित अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजय एक अति सुंदर संस्कृत उपन्यास है, जो पहले चर्चा कर चुके कि इसमें 3 विराम एवं 12 निश्वास हैं। ठीक है। शिवराज विजय में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र उपन्यस्त किया गया है। इस उपन्यास के पात्र ऐतिहासिक हैं, साथ ही कवि ने कुछ काल्पनिक पात्रों को भी रखा है। जो हम पहले कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है, परंतु कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा से कुछ परिवर्तन भी किए हैं। देखते हैं कि यवनों के आधिपत्य एवं अत्याचारों से खिन्न छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ किया। अंततः गोतवा शिवाजी के पौरुष से संपूर्ण महाराष्ट्र पर उनका अधिकार हो जाता है। ठीक है। हमें देखते हैं कि शिवराज विजय में 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तथा दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं, और उपन्यास का प्रतिनायक औरंगजेब है। इसमें शिवाजी एवं औरंगजेब की नीतियों, युद्ध कौशल, घात प्रतिघात आदि से कथा वस्तु का विकास हुआ है। पंडित व्यास ने शिवराज विजय में इतिहास एवं कल्पना, आदर्श एवं यथार्थ का सुंदर समन्वय किया है। इसके पात्र शिवाजी, आश्रम के गुरु गौर सिंह, अफजल खान, रघुवीर सिंह, यशवंत सिंह आदि हैं, जो अपने स्वाभाविक गुणों का निर्वहन करते हैं। जो चर्चा कर चुके हैं कि इस ग्रंथ के 2 नायक हैं, जिनमें से एक वीर शिवाजी हैं और दूसरे कौन है, रघुवीर सिंह हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें 2 नायक हैं, अतः 2 कथाओं के सूत्र प्राप्त होते हैं जो समांतर गति से चलती हैं, किंतु एक के बिना दूसरी अधूरी ही है, अतः एक दूसरे की पूरक है, अतः परस्पर अन्य आश्रित हैं। ठीक है। तो इसका एक सामान्य सा परिचय हुआ। अब हम इसकी कथा वस्तु को देख लेते हैं। इसका सारांश, कथा क्या है, इसका जो वर्ण विषय वस्तु क्या है। तो प्रथम जो विराम है उसका हम देखते हैं, प्रथम निश्वास। तो देखिए, सबसे पहले प्रातःकाल वर्णन। इसमें पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदित हुए हैं। उन्हें प्रणाम करता हुआ एक गुरु सेवक विप्रवटु अपनी पर्णकुटी से निकलता है। वह गौरवटु विचार करता है
कि अरे मैं तो दीर्घ काल तक सोता रहा, यह हमारे गुरुदेव के संध्यो उपासना का समय हो गया है। वह शीघ्र पुष्प चुनने लगा। तभी उसका सहपाठी श्याम बटू उसे रोकते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने संपूर्ण पूजन सामग्री गुरुदेव तक पहले ही पहुंचा दी है। हे मेरे भाई, यवनों के वैसे निशब्द रोने वाली एक सप्तवर्षीय कन्या को सांत्वना देते हुए तुम देर रात्रि तक जगे थे, अतः मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया। उसी समय अकस्मात उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ती है। अब वो क्या देखते हैं कि पर्वत शिखर पर स्थित एक बड़ी गुफा में एक योगीराज सैकड़ों वर्षों से समाधि में स्थित थे। वे ही इस समय पर्वत से उतर रहे थे। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमश, कोई जैगी सभ्य तथा कोई मार्कंडेय कहता था। आश्रम के गुरुदेव ने योगीराज का सत्कार किया। कई लोग वहां दर्शनार्थ उपस्थित हो गए। तभी सप्तवर्षीय कन्या के रोने की आवाज सुनकर योगीराज ने इस विषय में जिज्ञासा प्रकट की। आश्रम के गुरुदेव ने कहा कि संप्रति यवनों का शासन है। एक दुष्ट यवन युवक इसका अपहरण कर इसे ले जा रहा था। तभी एक रीछ को देखकर वह वृक्ष पर चढ़ गया तथा यह कन्या गुणाक्षर न्याय से आश्रम में आ गई। ठीक है, आगे देखिए कि योगीराज ने क्रोधित होकर कहा कि विक्रम के राज्य में ऐसा दुराचार कैसे। तब आश्रम के गुरुदेव ने कहा, हे महात्मन, राजा विक्रम को स्वर्ग सिधारे तो 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। आप समाधि में स्थित थे, फलतः आप समय के वेग को नहीं जान पाए। योगीराज ने कहा, निश्चय ही मैं समय के वेग को न देख पाया। महाराज युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रम के समय उठा, पुनश्च विक्रम के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार में समय में उठा हूँ। योगीराज ने वर्तमान भारतवर्ष की दशा जानने हेतु जिज्ञासा प्रकट की। तो फिर आश्रम के गुरुदेव ने कहा कि महाराज विक्रमादित्य के स्वर्ग सिधारने के पश्चात राजाओं में पारस्परिक विरोध बढ़ गया। तब गजनी निवासी महमूद गजनवी ने भारत पर 12 बार आक्रमण किया। उसने सोमनाथ तीर्थ को भी धूलिसात कर दिया। तत्पश्चात गौरदेव निवासी शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान तथा कान्य कुब्जीश्वर जयचंद्र को मारकर भारत को खूब लौटा। उसी का एक कृतदास कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम गुलाम सम्राट बना और इस समय मुगल बादशाह अकबर का प्रपौत्र आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब शासन कर रहा है। पंजाब, राजस्थान, अंग, वंग तथा कलिंग में उसी की ध्वजा फहरा रही है। मात्र पर्वत बहुल होने से दक्षिण भारत में ही उसका शासन नहीं है। यहाँ वीर शिवाजी का शासन है। योगीराज ने शिवाजी के विजय की भविष्यवाणी की। सभी को आशीर्वाद प्रदान कर पुनः उसी गुफा में तपस्या करने हेतु चले गए। तो सभी के चले जाने पर आश्रम के गुरुदेव ने गौर सिंह की वीरता की प्रशंसा की। तभी दोनों ने मरमर ध्वनि यानी पैरों की आहट सुनी। उन्होंने ध्वनि की दिशा में जाकर देखा तो ये कि यवन युवक केलों के स्तंभों के पीछे छुपा हुआ था। यवन युवक ने रात्रि में आई सप्तवर्षीय कन्या को वापस देने को कहा। गौरसिंह ने कहा कि मेरे जीते जी उसे कोई छू भी नहीं सकता। तदंतर दोनों में युद्ध हुआ। गौरसिंह ने उसे मार डाला। उसके पास उसे एक पत्र मिला। उसे लेकर अपने गणों सहित गुरुदेव ने अपनी पर्णकुटी में प्रवेश किया। तो यहाँ तक की कथा तो अपने प्रथम विराम की का जो प्रथम निश्वास है वहां की हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, अब द्वितीय निश्वास जो है इसका उसका थोड़ी सी कथा देख लेते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो आर्य धर्म का ये शुरू कहाँ से होता है? तो देखिए शुरुआत में क्या होता है,
कि आर्य धर्म की रक्षा हेतु वीर शिवाजी ने संघर्ष प्रारंभ किया। शिवाजी को वशीभूत करने हेतु बीजापुर के शासक ने अफजल खान को भेजा। उसने सेना सहित भीमा नदी के तट पर पड़ाव डाला। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ देखिए कि प्रताप जो दुर्ग है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इधर कुछ अंधकार होने पर प्रताप दुर्ग के द्वार पर एक 12 वर्षीय बालक के साथ एक सन्यासी आया। द्वारपाल ने उसे दुर्ग में जाने से रोका। सन्यासी ने पारद भस्म देने का लालच देकर अंदर जाना चाहा, परंतु द्वारपाल उसे बलात् खींचकर दुर्गाध्यक्ष के समीप ले जाने लगा। द्वारस्थ स्तंभ पर स्थित दीपक के प्रकाश के निकट आने पर सन्यासी ने कहा, क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? द्वारपाल ने पहचान लिया, अरे ये तो आर्य गौर सिंह हैं। द्वारपाल द्वारा क्षमा मांगने पर गौर सिंह ने उसकी प्रशंसा की, यानी वो छुपे हुए वेश में आया था वहां पर। द्वारपाल ने शिवाजी का पता बताया। गौर सिंह ने सन्यासी का वेश उतारकर अपना सामान्य वेश धारण किया। गौर सिंह शिवाजी से मिला। शिवाजी के गौर सिंह से आश्रम व्यवस्था के विषय में उन्होंने कुछ प्रश्न किए, तो गौर सिंह ने बताया कि यवनों पर अंकुश रखने हेतु 2-2 कोसों पर आश्रम बना दिए हैं। शिवाजी द्वारा यह पूछने पर कि क्या अफजल खान के विषय में कोई विशेष तथ्य ज्ञात हुआ है, गौर सिंह ने एक पत्र दिखाया जो कि उस दुष्ट यवन युवक से उसे प्राप्त हुआ था। तद अनुसार बीजापुर का शासक संधि के बहाने शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहता था। शिवाजी को इस दुर्वी संधि का पता लग गया। ठीक है, अब बीजापुर शासक द्वारा प्रेषित संधि का प्रस्ताव लेकर गोपीनाथ पंडित प्रताप दुर्ग आया। अफजल खान के कार्यक्रम को जानने हेतु शिवाजी से अनुमति लेकर गौर सिंह चला गया। गौर सिंह गायक का वेश बनाकर अफजल खान के शिविर में पहुंचा। उसने अफजल खान को बताया कि वह उदयपुर राजस्थान का रहने वाला है तथा देशाटन का प्रेमी है। तदनंतर उसने भगवान कृष्ण विषयक एक गीत भी गाया। शराब के नशे में, जो मदिरा होती है उसके नशे में मस्त अफजल खान पूछने लगा कि जरा बताओ, इस प्रांत में आप जैसे लोगों का गुण ग्राहक तथा कविता और संगीत का मर्मज्ञ कौन है? गौर सिंह ने शिवाजी का नाम उल्लेख करते हुए उनकी वीरता का कथन किया। अफजल खान के कुछ भयभीत हो जाने पर जो गौर सिंह था उसने पुनः कहा, परंतु आज सिंह के साथ शिवाजी का सामना है, अतः मैं समझता हूं कि यह उसके प्रताप रूपी सूर्य के अस्त होने का समय है। इसे सुनकर अफजल खान संतुष्ट हो गया। उसने पारितोषिक देकर उस गौर सिंह को विदा कर दिया। इधर शिवाजी ने स्वयं अफजल खान को छलने की योजना बनाई। उन्होंने अफजल खान द्वारा प्रेषित पंडित गोपीनाथ से निवेदन किया कि वे एकांत में अफजल खान से मिलना चाहते हैं। गोपीनाथ ने प्रातःकाल मिलने की व्यवस्था कर दी। शिवाजी सरस्तान, कवच तथा हाथों में सिंह नख पहनकर गए। अफजल खान सज धजकर पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने हेतु निर्धारित किए शिविर में पहुंच गया। परस्पर आलिंगन करने पर शिवाजी ने अफजल खान के कंधे एवं गर्दन को फाड़कर उसे मार दिया और जंगल में छिपी शिवाजी की सेना ने यवन सेना को नष्ट कर दिया। विजय श्री प्राप्त कर शिवाजी ने प्रताप दुर्ग में प्रवेश करके अपनी माता श्री के श्री चरणों में प्रणाम किया। तो ये तो हमारे इसका जो कथानक विषय वस्तु है वो हो गई। इसका हम इससे आगे अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है ना। इस कथानक को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसका मनन और चिंतन कर लीजिए। ठीक है ना। तो इसकी कथा जो ना आगे बढ़ती जाएगी तो हमारे धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसलिए कथानक की पहले हमने आज चर्चा की है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।